मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से, गेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री। छात्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रकूट शासन के बारे में जाना और उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ा। आज हम लोग राष्ट्रकूट शासन के भारतीय इतिहास में इनकी भूमिका अथवा महत्व को देखेंगे। जैसा हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अपने 2 शताब्दियों के शासन की अवधि में राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और उनके इस क्षेत्र में प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो अभिलेखों से यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट शासकों का प्रशासन जो था, तो राजा उसमें स्वयं वास्तविक प्रधान होता था, शासन का वास्तविक प्रधान होता था और राज्य की समस्त शक्तियां जो थी वह राजा के हाथों में केंद्रित थी। यह प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह 2 प्रकार की थी, एक केंद्र शासित थी और दूसरा अधीनस्थ सामंत। केंद्र शासित क्षेत्रों में राजा जो थी वह स्वयं शासन करते थे और जो अधीनस्थ सामंत थे वाला क्षेत्र था वहाँ पर जीते हुए क्षेत्रों में वो किसी को अधीनस्थ सामंत को वहाँ पर नियुक्त करते थे और उसकी निगरानी वो स्वयं करते थे। इस प्रकार से उनका शासन चलता था। केंद्र शासित प्रदेश जो उनका था वह कई भागों में बटा हुआ था। राष्ट्र जो थे उनके मुखिया राष्ट्रपति कहलाते थे, विषयपति के मुखिया विषयपति, भुक्ति के मुखिया भोगपति और ग्रामों के मुखिया ग्रामपति कहलाते थे। ग्रामपति जो था ग्राम सभाओं और उपसमितियों की सहायता से यह कार्य ग्रामों में करते थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उनका प्रशासन किस प्रकार से चलता था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि उनकी सेना किस प्रकार से थी। राष्ट्रकूटों ने एक विशाल और सुसंगठित सेना का गठन किया था, जिसकी सहायता से वो शक्तिशाली राज्य का गठन कर पाए थे। अरब लेखक के अनुसार से राष्ट्रकूटों के पास विशाल गज और पैदल सेना थी, परंतु उनकी सेना में रथों की टुकड़ी नहीं थी। सामंत जो थे उनके अधीनस्थ वह भी सेना रखते थे और आवश्यकता अनुसार से राजा जो है उनसे मदद लेती थी, सेना की मदद लेती थी। दूसरी ओर सेना का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी भारत में भी रखा जाता था, जो आवश्यकता अनुसार से राष्ट्रकूट के राजा इस्तेमाल करते थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजा के क्या आय के स्रोत थे। तो उस समय जो था आमदनी का मुख्य स्रोत जो था वह भूमि कर, नजराना, वन, खान एवं युद्ध से मिली लूट की धनराशि इत्यादि थी। यह धनराशि जो थी राजकीय मदों के अतिरिक्त विद्वानों और धार्मिक संस्थानों को भी दान देने एवं जन कल्याणकारी कार्यों में भी खर्च किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों की काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। तो उस समय जो था राष्ट्रकूटों के समय में जो था 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था और ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उच्च थी, उसके बाद क्षत्रिय की थी। लेकिन जो क्षत्रिय शासन से जुड़े हुए थे तो उस स्थिति में कुछ जगहों पर क्षत्रिय सबसे ऊपर हो जाया करते थे। ब्राह्मणों को कई प्रकार की सुविधा मिली हुई थी। ब्राह्मण सामान्य जन की तुलना में आधी राशि ही कर देते थे। वहीं निर्धन और विद्वान जो ब्राह्मण थे वो कर मुक्त थे, उन लोगों से कर नहीं लिया जाता था। उनका मुख्य व्यवसाय जो था ब्राह्मणों का वह शिक्षा से संबंधित था, तथापि कुछ जो ब्राह्मण थे उनको सरकारी नौकरी भी दी जाती थी। जहाँ तक वैश्यों की स्थिति है तो वह उतनी अच्छी नहीं थी, वह गिरावट की ओर थी। वहीं शूद्रों की स्थिति कुछ सुधार होती हुई दिखाई देती है। वे दोनों जो थे वैश्य और शूद्र, वे कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते थे तथा सेना में भी भर्ती हो सकते थे। जहाँ तक अस्पृश्यता की भावना है, छुआछूत की भावना है, तो उस समय
समाज में प्रचलित थी। बाल विवाह का भी प्रचलन था। वहीं सती प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन उस समय नहीं था। वहीं विधवा लोगों को जो था वह संपत्ति का अधिकार उस समय मिला हुआ था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटकालीन सामाजिक स्थिति जो थी किस प्रकार से उस समय समाज में व्याप्त थी। आइए हम लोग देखते हैं अब आर्थिक स्थिति कि उस प्रकार राष्ट्रकूट राजा के समय क्या आर्थिक स्थिति थी। उस समय क्या क्या आर्थिक उपार्जन के लिए लोग करते थे जिससे उस समय शासन को कर मिलता था। तो राष्ट्रकूटों की आर्थिक व्यवस्था जो थी कृषि, उद्योग एवं व्यापारों पर आधारित थी। कृषि की उत्तम व्यवस्था उस समय थी। उस समय जो मुख्य अनाज उपजाए जाते थे उसमें कपास, ज्वार, चावल, नारियल, सुपारी इत्यादि प्रमुख उस समय के उपज थे। वहीं वस्त्र उद्योग भी जो था वह काफ़ी विकसित अवस्था में उस समय था। इसके अलावा जो निर्यात की जाती थी वस्तुएं उनमें बहुमूल्य लकड़ियां थी, वस्त्र थे और हीरे जवाहरात इत्यादि भी उस समय निर्यात किए जाते थे। पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापारिक संबंध जो था उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु मुद्रा का प्रचलन उस समय नहीं था। वहीं शिल्पियों और व्यापारियों का भी उस समय संघ बना हुआ था। ये संघ जो थे आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अरब व्यापारियों ने भी राष्ट्रकूटों के समुद्री व्यापारियों के विकास में, व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति राष्ट्रकूटों की अच्छी थी और उस समय कृषि जो था मुख्य था और वाणिज्य, व्यापार और वस्तुओं का निर्यात इत्यादि भी किया जाता था। और सामुद्रिक व्यापारियों में अरब व्यापारियों का स्थान महत्वपूर्ण था। अब हम लोग देखते हैं उस समय की शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति क्या थी। तो राष्ट्रकूट शासक जो थे शिक्षा प्रेमी थे और उन्होंने शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। अग्रहारों अथवा ग्रामों में संस्कृत की उच्च शिक्षा दी जाती थी। उनको यह जो व्यवस्था की गई थी अग्रहारों अथवा गांवों में, यह सरकारों की सहायता से की गई थी और इसमें छात्रों को रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था थी और शिक्षा की भी निःशुल्क व्यवस्था उस समय की गई थी। इसके अलावा इस अग्रहारों अथवा ग्रामों में के अलावा उस समय मंदिरों और इसके अलावा बौद्ध विहारों, जैन विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। अर्थात बौद्ध विहार, मंदिर और जैन विहार भी शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। उस समय त्रयी पुरुष मंदिर जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय शैक्षणिक वातावरण भी अच्छा था और सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ पहल किया गया था। अब हम लोग साहित्यिक स्थिति के बारे में जानते हैं। शिक्षा के विकास के साथ ही राष्ट्रकूट शासन में जो था संस्कृत, कन्नड़ और मराठी भाषा तथा साहित्यिक विकास भी हुआ था। कन्नड़ साहित्य और भाषा के विकास में जैनियों का उस समय प्रमुख स्थान था। प्रमुख विद्वान उस समय कई थे जिनमें कुमारिल, वाचस्पति, कात्यायन, हलायुध, विद्यानंद, चिनसेन, प्रभाचंद्र, हरिसेन, गुणचंद्र और सोमदेव इत्यादि उल्लेखनीय थे। वहीं अनेक ऐतिहासिक साहित्यिक रचनाओं की रचना उस समय हुई थी, जिसमें आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय, शांति पुराण, अजित पुराण, हरिवंश, नीति वाक्यामृत, कवि राजमार्ग, कवि रहस्य या हलायुध इत्यादि महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों के अधीन धार्मिक अवस्था क्या थी। तो राष्ट्रकूटों के समय में तीनों धर्म, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म तीनों था, लेकिन जैन जो धर्म था वह उन्नति की ओर था, वहीं बौद्ध धर्म अवनति की ओर जा रहा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय के जो शासक थे वह जैन धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। जैसे कि अमोघवर्ष खुद वो जैन धर्म का संरक्षक थे और जैन धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। ब्राह्मण धर्म की जहाँ तक बात है तो वहाँ उस समय मुख्यतः विष्णु, शिव, लक्ष्मी, आदित्य और पांडुरंग की पूजा की जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान जो
थे उसके लोगों के प्रति वहाँ उस समय आसक्ति थी और श्रद्धा का भाव था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के अस्तित्व के बावजूद समाज में वातावरण धार्मिक कट्टरपन और संकीर्णता जो थी उस समय नहीं थी। राष्ट्रकूटों के समय में दक्षिण में इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में बसने तथा मस्जिद बनाने की भी सुविधाएं प्रदान की थी। इनसे भारतीयों तथा अरबों में सांस्कृतिक संपर्क का विकास हुआ था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर धार्मिक तीनों धर्म थे, लेकिन जैन धर्म का उस समय बोलबाला था, चूँकि राष्ट्रकूट राजा भी उनको संरक्षण प्रदान कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा था वहाँ पर। अब आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट के राजा के क्षेत्र में या शासन के क्षेत्र में कलात्मक प्रगति क्या हुई थी। तो राष्ट्रकूट शासनकाल में कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। इसका कारण क्या था कि युद्ध में ज़्यादातर ये राजा व्यस्त रहते थे। इसके बावजूद भी कुछ मंदिर उस समय बनाए गए थे जो स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह एलोरा का मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर था कि आज भी देश और दुनिया से, न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं और लाखों की मात्रा में लोग इस मंदिर को, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का वो अवलोकन करते हैं।